हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो रूल्स जो कि अकाउंटिंग करने के लिए बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जिस तरह से हम मैथ्स में कोई पाइथागोरस थ्योरम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, वो एक थ्योरम बनाई गई है जिसके बेस हम जो कि एक बेस होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम सम्स को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिनके बेस पर हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ऑनर है दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ठीक है, बिजनेस ऑनर नहीं हो सकता और ऑनर एंटरप्राइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है ABC लिमिटेड और उसका ओनर है राम, तो राम की आइडेंटिटी अलग होगी और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होगी, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो हम ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमेशा बिजनेस की एंटिटी, बिजनेस की आइडेंटिटी और उसके ऑनर की आइडेंटिटी अलग अलग होती है, दोनों सेम नहीं हो सकती। और वो ऑनर जो उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो बिज़नेस जो है वो लायबल होता है उस ऑनर को पे करने के वो अमाउंट जो कि एज अ कैपिटल उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम बिजनेस के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं जो कि मनी की टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। वो ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं करते, हम उन्हें अपनी बुक्स में नहीं एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है एक कंपनी के अंदर और उसको 40,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो हम वो 40,000 रुपीज़ जो सैलरी है वो अपनी बुक्स के अंदर एंटर करेंगे। वो कितना लॉयल है, वो कितना पंक्चुअल है, वो सब चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़ जो है हम अपनी बुक्स के अंदर एंटर नहीं करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमने अकाउंटिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसे बोलते हैं एक साल का पीरियड। अब आप जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप स्कूल जाते हैं, आपका स्कूल कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 2000 लास्ट ईयर की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2023 को आपका स्कूल स्टार्ट हुआ और स्कूल एंड कब हो रहा है? आपका स्कूल एंड होगा 31 मार्च 2024 पे। तो ये क्या है? ये एक फिनेंशियल ईयर है, पूरा साल है हमारे बिजनेस का, जिसमें हम अपनी बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बिजनेस जो है वो कैसा रन कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्योंकि हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमने उस बिज़नेस को एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट किया। हमने ऐसा नहीं सोचा कि वो बिज़नेस तो हम 2 साल के लिए कर रहे हैं या 1 साल के लिए करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने सोचा कि बिज़नेस तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा प्रॉफिट होगा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे उस बिज़नेस को। अब उसमें क्या होता है, अगर हम उसको एक टाइम पीरियड पर मेजर नहीं करेंगे, हम ये नहीं पता लगाएंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं जिनको हम कम कर सकते हैं और कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारी रेवेन्यू क्या है, हमारे एक्सपेंसेस, हमारी इनकम क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए अकाउंटिंग को एक छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर दिया है, वो है 1 ईयर का पीरियड। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और फिनिश होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। इसी पर पूरी हमारी अकाउंटिंग बेस्ड होती है, ठीक है। इसी पीरियड पर ही हम पूरे 1 साल की ट्रांजैक्शन करते हैं। जो हमने अभी पढ़ा, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो हम किस पर कैसे बनाएंगे? जब तक हमारे पास पीरियड मेंशन नहीं होगा। तो हमें ये पता है कि 1 अप्रैल एवरी ईयर फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर वो फिनेंशियल ईयर ओवर होता है। तो उस टाइम पीरियड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हीं की कैलकुलेशन करके हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस डिफाइन करते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल।
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम फुली डिस्क्लोज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यानी कि जो बैलेंस शीट है, वो क्या क्या उसमें शो हो रहा है वो हम पूरी तरह से उसमें लिखेंगे, हर ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसे फुली डिस्क्लोज करेंगे। लीगली भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज़ लोन लेना है तो अगर वो अपनी पूरी बुक्स उनको शो नहीं करेगा, अगर फुली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा बैंक को, तो बैंक उसे कैसे लोन देगा? तो इसीलिए हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बताता है कि हमें अपनी अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फुली डिस्क्लोज करनी चाहिए अंडरस्टैंडेबल मैनर में। अंडरस्टैंडेबल मैनर मतलब सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बुक्स को मेंटेन करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, जो कि कोई भी बुक्स अगर उनको देखे तो उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें बताता है डू नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, ऑलवेज थिंक अबाउट योर पॉसिबल लॉसेस। यानी अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसमें आप जो भी चीज़ें माइंड में रखेंगे उसमें आपको अपने पॉसिबल लॉसेस को लेकर चलना है। कैसे? अगर कोई हम बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं और वो बिल्डिंग किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो अब वहाँ पर हमारे पास अगर वो बिल्डिंग बन गई हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, तो हम अभी उसको माइंड में नहीं रख रहे, हम माइंड में रखेंगे कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसमें डेवलपमेंट होने में कितने साल लगेंगे, अगर डेवलपमेंट ना हुआ तो हमारा कितना लॉस होगा, अगर उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू आ गया तो हमारे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो हम इस प्रिंसिपल में ये मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे अपने बिजनेस के लिए, हम अपने जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनको हम अपने माइंड में लेकर चलेंगे, हम अपने प्रॉफिट्स को माइंड में नहीं लेते, टू बी अ बेटर डिसीजन मेकर। ठीक है, अभी जैसे बिल्डिंग डेवलपमेंट हो गई, अभी हमने उस एरिया में लैंड लिया और वहाँ पर डेवलपमेंट हो गई, डेवलपमेंट होने के बाद इतनी तेज़ी से प्राइसेस बढ़े, हमारा प्रॉफिट हुआ, तो क्या है, हमें अच्छा लगेगा, हमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा है ना। हमें अपने लॉसेस के लिए अभी कुछ हमें अपने लॉसेस के लिए पहले से सोच कर चलना पड़ता है कि अगर हमारा ये लॉस हो गया तो उस कंडीशन में हम फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे। तो इसीलिए एक बेटर डिसीजन लेने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रूडेंस प्रिंसिपल को माइंड में रख के डिसीजंस लेता है। क्लियर माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम हर ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स के अंदर उसी टाइम पर एंटर करेंगे जिस टाइम पे हमने उसे परचेज़ किया, और उसी अमाउंट पर एंटर करेंगे जिस अमाउंट पर हमने उसको परचेज़ किया है। अगर उसका बुक वैल्यू, मैंने बुक वैल्यू आपको लास्ट वीडियो में बताया, बुक वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिस पर हम एक ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर जिस वैल्यू पर हमने किसी असेट को खरीदा है, हम हमेशा उसी वैल्यू पर उसको अपनी बुक्स के अंदर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक लैंड परचेज़ किया 60 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अभी उसका नेक्स्ट ईयर जो है वो रेट बढ़ गया, और वो मतलब उसकी वैल्यू इतनी अच्छी हो गई। लैंड पर तो एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन तो दूसरी एसेट्स पर होता है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कार हो गई या मशीनरी हो गई जो हमारी फैक्ट्री में लगी है, तो लैंड पर मोस्टली एप्रिसिएशन ही होता है। इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी लैंड को परचेज करने की कोशिश करते हैं ना, कि अगर हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम लैंड में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी इसी तरह से बिजनेस ने 60 लाख रुपीज़ का जो है लैंड परचेज़ किया और अपनी बुक्स में उसको एंटर किया, और नेक्स्ट ईयर उसके रेट्स इतनी तेज़ी से बढ़े कि वो 70 लाख रुपीज़ का हो गया। तो अब 70 लाख रुपीज़ का हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बुक्स के अंदर उसका अमाउंट चेंज कर देंगे, हम उसके ऊपर एडिशन करेंगे 10 लाख रुपीज़ एप्रिसिएशन। हमारी बुक्स के अंदर जो उसकी वैल्यू रहेगी वो होगी 60 लाख रुपीज़। यानी कि हम जिस अमाउंट पे किसी भी असेट को परचेज करते हैं अपनी बिजनेस के अंदर, हम उसी अमाउंट पे उसकी एंट्री करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें
अपने रेवेन्यूज़ को अपनी लॉसेस के साथ हमेशा मैच करते रहना चाहिए। ठीक है, वो कैसे? हम एक अकाउंटिंग पीरियड की अगर बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है हमारा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी इनकम आ रही है, ठीक है, हमारे पास सपोज 10,000 रुपीज़ थे, अब हमने 10,000 रुपीज़ में से एक्सपेंसेस कर दिए 9,000 रुपीज़ के, हमारे पास 1,000 रुपीज़ है। तो क्या है, जब हमें वो पता होना चाहिए कि वो हमने जहाँ जहाँ पर खर्च किए अपने एक्सपेंसेस को, अपनी जो इन हैंड हमारे पास कैश था, जो अमाउंट था, उससे हम उससे मैच करते हुए चलेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हम जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कहीं पर एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं खर्च हो रहे, किसी गलत तरीके से तो पैसे खर्च नहीं हो रहे। तो प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हर लेवल पर हमें अपनी जो है रेवेन्यूज़ को हमेशा अपनी एक्सपेंसेस या अपने लॉसेस के साथ मैच करते रहना चाहिए। अभी वो टाइम पीरियड कौन सा होता है? ऐसा नहीं कि हम हर 10 दिन में या हर 15 दिन में उसको रेवेन्यूज़ को एक्सपेंसेस से मैच कर रहे हैं, नहीं, हम मैच करते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है। तो इसीलिए हमने बोला है अकाउंटिंग पीरियड को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो वो पार्ट्स कौन से हैं? वो 1 ईयर का पीरियड है। तो उस 1 ईयर के पीरियड में हर साल हमें अपने रेवेन्यू को अपनी एक्सपेंसेस से मैच करते रहना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, उसमें से कितना हमारा खर्च हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और हमारे पास रेवेन्यू कम आ रही है? तो हमें मैचिंग प्रिंसिपल यही बताता है कि रेवेन्यू को हमेशा अपने लॉसेस के साथ या अपने एक्सपेंसेस के साथ मैच करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर एक चीज़ हमारे पास आई है तो दूसरी चीज़ हमारे पास से गई भी है। कैसे? अभी देखो, जैसे हमने लैंड परचेज किया, ठीक है, हमने अभी मैंने एग्जांपल दिया था 60,000 का लैंड परचेज किया, तो लैंड आया हमारे पास, तो क्या कम हुआ? हमारा कैश कम हुआ। अगर हमने उसके अगेंस्ट लोन लिया है, पूरा कैश नहीं दिया, तो हमारा क्या है? हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुई। अभी हमने पैसा दिया नहीं, लेकिन हम देंगे तो सही ना, धीरे धीरे करके बैंक को। तो हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होता है, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन सिंगल नहीं होती। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम बोलते हैं कि हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया। अब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो कितने का? 10,000 रुपीज़ का। अब 10,000 रुपीज़ कैश तो दिए हमने, कैश नहीं दिए तो बैंक से दिए होंगे, बैंक से नहीं दिए तो क्रेडिट में लिए होंगे, उससे हम उसको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो 2 एस्पेक्ट हैं। हमने एक रॉ मटेरियल जब परचेज़ किया तो एक एंट्री हमारे स्टॉक अकाउंट में जा रही है और दूसरी एंट्री हमारे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर जिससे हमने परचेज़ किया उस पर्सन के अकाउंट में जा रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने स्टेशनरी परचेज़ करी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब स्टेशनरी परचेज़ करी है तो स्टेशनरी हमारे पास आई है तो ऑब्वियसली कैश गया होगा। इसी तरह से हमने कुछ सेल्स करी है, ठीक है, हमने अपने साइकिल बनाने की फैक्ट्री थी तो हमने साइकिल सेल करी है, तो साइकिल सेल करी है तो हमारा स्टॉक कम हुआ। अब स्टॉक कम हुआ है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास या पैसा आया है या तो आने वाला है। तो हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, कभी भी कोई भी एंट्री सिंगल नहीं होती है। क्लियर माई पॉइंट? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक करते जाओ और शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। आता है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल मीन्स रेवेन्यू को पहचानने का प्रिंसिपल, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम अपनी बुक्स के अंदर तभी एंटर करते हैं जब वो होती है। हम इंतज़ार नहीं करते कि 4 महीने बाद उसकी पेमेंट आएगी तो हम अपनी बुक्स में एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक सेल करी, हमने साइकिल बनाने की फैक्ट्री थी तो हमने साइकिल सेल करी, तो जब सेल हुई है जिस डेट को, हम उसी डेट को अपनी बुक्स के अंदर उसको एंटर करेंगे, ठीक है। चाहे उसकी पेमेंट हमारे पास आ जाए या फिर उसको 4 दिन बाद या 4 महीने बाद पेमेंट आने वाली थी, ठीक है। ये है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। उसके बाद आता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम
कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स के अंदर जब एंटर कर रहे हैं ना, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हमने तो 10,000 रुपीज़ की स्टेशनरी परचेज कर दी थी और स्टेशनरी का बिल आपके पास नहीं है। जब आप उसको अपनी बुक्स में एंटर करोगे, उसके साथ एक वाउचर लगाओगे, ठीक है। वो वाउचर होगा, उसके साथ में वो बिल भी लगेगा जिसके अगेंस्ट आपने वो स्टेशनरी परचेज की। उसमें सारी डिटेल्स होगी कि आपने 10,000 रुपीज़ की जो स्टेशनरी परचेज करी है तो उसमें क्या क्या आइटम्स आई हैं। तो इसी तरह से हर ट्रांजैक्शन को, आप किसी को कैश पे कर रहे हो तो आपके पास एक कैश वाउचर होगा कि आपने उसको कैश पे किया, तो वो एज अ प्रूफ आपकी बुक्स के अंदर जो भी आप एंट्री करोगे उसके बाद जब उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करोगे तो उसके साथ वो लगेगा, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन को कई बार इनवैलिड भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो हम अपनी बुक्स के अंदर एंटर कर रहे हैं उसके लिए एक हमारे पास प्रूफ होना ज़रूरी है। तो यही हमारे वेरीफाइएबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल बताता है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करते रहना, और अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो उस पॉइंट के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा जो वीडियोस बनाने का पर्पस है वो यही है कि मैं सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो एक्चुअली में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसलिए मैं इतनी डिटेल में समझाती हूँ ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि मैं उन लोगों तक पहुँच पाऊँ जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। वो वहाँ तक पहुँचने में मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। तो उसके लिए करना क्या है, आपको मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको बोलो वो भी आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो वो जो वीडियो है वो एक्चुअली में उस इंसान तक पहुँच पाए जिसकी लाइफ में इस वीडियो की वजह से बहुत वैल्यू ऐड हो और वो आगे अच्छे से काम कर पाए या अच्छे से सीख पाए, अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए, ठीक है। तो चलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।